चलो बेटा शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझाएंगे। शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डरना मत, जो नाम आ रहे सब बताएंगे, ठीक है। और हल्ला मत करना, वहाँ बैठ के हल्ला मत मचाना, ठीक है ना, सब शांत कर देंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, अब ऐसे नाम आते हैं ना तो पढ़ने का मन नहीं करता फिजिक्स। टॉर्क नया आ गया, डाइपोल तो मालूम ही है, ठीक है। समान विद्युत क्षेत्र पढ़ा चुके हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है बेटा। कैसे पता चला? समान अंतराल पे आ रहा है, इक्वी डिस्टेंस पे पैरेलल है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको मालूम है, ठीक है। हमने क्या बना दिया? डाइपोल, द्विध्रुव बना दिया। ये विद्युत क्षेत्र, ये द्विध्रुव। बोलो ध्यान, ठीक है। बिल्कुल थ्योरी बताएंगे, एक एक पॉइंट लिख लेना ध्यान से, ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं, इसलिए डायग्राम इतना सब बना दिया। अब डाइपोल में क्या होता है? माइनस और प्लस बना दो। ये माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे, और ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, प्लस क्यू इधर बना रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखो बेटा, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वो एक बल अनुभव करता है। बैठ गया, तीन बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इन तीनों का एक रिश्ता था, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। जब भी कोई चार्ज, आवेश विद्युत क्षेत्र में, जब भी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में है तो वो बल अनुभव करता है। बैठ गया। अब देखो, जब भी कोई बालक, लड़का, इंसान, कोई भी लड़का, ह्यूमन प्रजाति ग्रेविटी फील्ड में है, कहाँ पे चले गए? मंगल ग्रह पे चले गए, ठीक है। मार्स पे चले गए, कौन से प्लैनेट पे? मार्स पे चले गए। कोई भी ग्रेविटी फील्ड है वहाँ पे, उसकी भी ग्रेविटी फील्ड होगी। वो क्या अनुभव करेगा? वो आदमी बल अनुभव करेगा। बैठ गया। सबसे पहले तुमको एक महसूस करवाई ये चीज़, गले लगवाया, हग करवाया, हग, ठीक है। ह्यूमन, मंगल पे ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी फील्ड है, ग्रेविटी फील्ड लाइंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो ग्रेविटी फील्ड रहने तो ग्रेविटी लिख लो ताकि, तो क्या फॉर्मूला बन गया? F बराबर Hg। नया इन्वेंशन हो गया फॉर्मूला, उसको उससे कंपेयर करके पढ़ना सीखो। कोई भी इंसान है, मंगल ग्रह पे है, ग्रेविटी लग रही है, अलग ग्रेविटी होती मंगल की पृथ्वी से, तो उस पर फोर्स का, बल का अनुभव होगा। बोलो आया समझ में? आ गया। तो जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वो एक बल अनुभव करता है। जब भी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में है तो वो एक बल अनुभव करता है। कितना बल अनुभव करेगा वो देखते हैं। अब देखो, प्लस क्यू अगर चार्ज है तो ये प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? बाहर की ओर, ठीक है। और माइनस क्यू है तो अंदर की ओर, ठीक है। माइनस क्यू अगर है तो अंदर की ओर। बोलो बैठ गया ये भी, ठीक है। ये तो हम सीख गए हैं, लेकिन हमने एक चीज़ और बताई थी कि अगर चैप्टर के काफ़ी पहले, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है और चार्ज अगर कोई यहाँ पे है तो ये, इसका बल भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा, बल, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो। और अगर माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो बल इधर जाएगा, बल इधर जाएगा, बल इधर जाएगा। बोलो ये मालूम है कि नहीं है? पढ़ाया था काफ़ी टाइम पहले, पुराने वीडियो जब देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो प्लस क्यू के द्वारा बल कहाँ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? इधर। तो ये लो, ये एक फोर्स लगा। कितना लगा बेटा? फोर्स ज़्यादा आगे बना दिया, डायग्राम बिगड़ नहीं जाए मेरा। ये फोर्स लगा क्यू ई, एफ लगा, कितना? एफ बराबर क्यू ई, एक फोर्स लगा। बोलो समझ में आ गया? तो माइनस, ये रहा डाइपोल, हम जानते हैं डाइपोल एक प्लस होता है एक माइनस होता है, द्विध्रुव में एक माइनस एक प्लस होता है, ठीक है। बीच की दूरी 2a होती है, हमें मालूम है। इसका एक सेंटर होता है जिसको हम O बोल देते हैं, ठीक है। ये O एक सेंटर है इसका, बाद में बना देंगे। अब इसका फोर्स किधर जाएगा बेटा? इधर जाएगा। ये देखो फोर्स इधर जा रहा है, भेज दो इस फोर्स को इधर। कितना जाएगा बेटा? माइनस क्यू ई, एफ बराबर माइनस क्यू ई।
तो ये लिख दिया मैंने F बराबर माइनस क्यू ई, दिख रहा है क्या, F बराबर माइनस क्यू ई, हाँ दिख रहा है, ठीक है ठीक है, गुड। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? ये पहले काफ़ी पहले तुम्हारे चैप्टर में मिल जाएगा तुम्हें, और पुरानी वीडियो में है, देख लेना। ये होता है ऐसा, लेकिन कब, जब समान विद्युत क्षेत्र है। बैठ गया ये तो ये चार्ज क्या है, आवेश क्या, बल अनुभव कर रहा है। अब क्या होगा, हम एफ नेट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। एफ नेट कितना आया बेटा, एक बल उधर जा रहा है, एक बल इधर जा रहा है, बल दोनों परिमाण में बराबर हैं। कैसे, ये क्यू अगर वो देगा तो जितना क्यू ये देगा उतना क्यू, हमने क्या बोला, डाइपोल में क्या होता है, दोनों क्यू सेम होने चाहिए, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है ना, अपोजिट हैं तो हम इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। ई कितना है, समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो बल क्या हो जाएगा, देखो ढंग से अब आगे, एक F1 लग रहा है और एक F2 लग रहा है, ठीक है। बल F1 कितना है, प्लस क्यू ई, और ये कितना है, माइनस क्यू ई। कौन सी इकाई है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब दो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं नलीफाई हो जाते हैं, कट के कितना आ गया, एफ नेट 0 आ गया। बोलो इस चीज़ को समझ में आया कि नहीं, बल 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 हो गया। कैसे आया, ऐसे आया, ये इसको इधर खींच रहा है, वो उसको इधर खींच रहा है, ये पेन है ऐसे, यहाँ पे रस्सी बांधी, नीचे भी रस्सी बांधी, ये इधर खींच रहा है देखो, और वो यहाँ रस्सी बांधी, उसको उधर खींच रहा है, ठीक है, बराबर लग रहा है। माइनस है तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एफ नेट 0 आ गया। अब इससे क्या सीखे, वो चीज़ लिखो, वो मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, गुड। अब देखो बेटा, ये कुछ थ्योरी है जो मैंने यहाँ लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको। हमारे यहाँ तक हमने कर लिया, एफ नेट 0 आ रहा है, कब आ रहा है, जब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, वहाँ पे बल 0। तो उसका मतलब क्या होता है, व्हेन रिजल्टेंट फोर्स इज 0 इट मीन्स द डाइपोल डज नॉट मूव। ये डाइपोल जो है ये घूमेगा नहीं। अब कौन सा घूमना, अब देखो बेटा, जब परिणामी बल 0 होता है, हाँ 0 आया ना, फलस्वरूप विद्युत द्विध्रुव स्थानांतरी गति नहीं करता है। स्थानांतरी गति कौन सी होती है, ट्रांसलेशन मोशन, इंग्लिश वाले इसलिए लिख देना, ठीक है ना, मैंने लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ा हुआ है द्विध्रुव डाइपोल, ये ऐसे आगे नहीं आएगा, ये स्थानांतरित गति है। और अगर ऐसे कोई चीज़ है तो वो ऐसे आगे जा रही है, ये नहीं कर रही गति, ये आगे नहीं आएगा, यहाँ से ये आगे नहीं आएगा, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहा है आगे, लेकिन ये ऐसे आगे नहीं जाएगा। ये हो गई ट्रांसलेशन मोशन, यानी ये नहीं होगा इसके बाद। जब भी बल 0 होगा, फोर्स 0 होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। अब देखो, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है और अगर असमान नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, कह नहीं सकते, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ बल ज़्यादा लग रहा होगा, यहाँ कम लग रहा होगा, ठीक है। उस स्थिति को भी नहीं कहेंगे और वो है भी नहीं आपके, छोड़ो, ठीक है, गुड। इसका मतलब ये स्थानांतरित गति तो नहीं करेगा, ये डाइपोल आगे तो नहीं जाएगा, ऐसे यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे लिखो, इसका मतलब क्या हुआ, बट टॉर्क एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, परंतु द्विध्रुव पर बलागुण काम करेगा। अब ये बलागुण क्या है और क्यों काम किया, पहले तो ये देखो, फिर बताते हैं आपको बलागुण की पूरी कहानी 11th से लेके। अगर नहीं आती तो आज सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं ना 11th को याद कर लो, 11th को तो बच्चा भाग जाता है कि 11th को याद कर लो, बच्चा भाग गया, 11th को याद कर लो, बच्चा भाग गया, ठीक है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, सिखाए देंगे तुमको, तो यहाँ से तुम 11th वाला भी सीख जाओ। आगे देखो, टॉर्क काम करेगा। अब ये ध्यान रखना, टॉर्क। अब कैसे, टॉर्क का मतलब क्या, टॉर्क का मतलब ये होता है बेटा, ये ऐसे तो नहीं घूमा, देखो ये ऐसे ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं हुआ इसका, आगे तो नहीं खिसका ये, लेकिन ये अपनी अक्ष पे घूम सकता है, जैसे पंखा घूमता है, ये ऐसे यहीं पे पड़ा पड़ा घूम जाएगा इस अक्ष पे। इसको यहाँ से बीच में से दबा दिया और यहाँ से गोल गोल घुमा रहा है, इसको समझ में आ रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ये डाइपोल इधर और इधर द्विध्रुव ऐसे गोल गोल घूमेगा और एक अक्ष पे ही रहेगा, जैसे पंखा होता है तुम्हारा, एक अक्ष पे रहता है, आगे थोड़ी खिसकता है पंखा, गोल गोल घूमता रहता है, घूर्णन गति, ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन, ठीक। तो देखो बेटा, टॉर्क क्यों आया टॉर्क, बलागुण क्यों आया भाई, बलागुण आप पूछोगे ना सर क्यों आया भाई, कहाँ से आके बलागुण, तो इसका जवाब ये है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। हाँ ये रहा, एक फोर्स ये रहा और ये रहा, और अपोजिट और इक्वल है। हाँ इक्वल तो है, क्यू ई ये है, क्यू ई है, लेकिन वो प्लस क्यू ई है, माइनस क्यू ई है, ठीक है। विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, ढंग से समझो बेटा। सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि देखो ये ऐसे है, ये डाइपोल है, देखो ये बना, ये ऐसे,
एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर माइनस क्यू ई, इधर प्लस क्यू ई। सेम लाइन नहीं है, सेम लाइन मतलब ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है। अब डाइपोल को मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ देखो, और ऐसे कर रहा हूँ, ये डाइपोल मैंने ऐसे कर दिया। बोलो नहीं कर सकते क्या? डाइपोल तो हम ऐसे ही करते हुए आए। तो ये क्या हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। ठीक है, ये फोर्स इधर कितना लगा रहा है माइनस क्यू ई, ये फोर्स इधर कितना लगा रहा है प्लस क्यू ई, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है। ये सेम लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन पे प्लस क्यू है उसी लाइन पे माइनस क्यू। लेकिन देखो यहाँ पे प्लस क्यू की लाइन ये जा रही है और इसकी लाइन ये जा रही है, यानी फर्क कर रहा है, सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं। मतलब ऐसे है ये सेम लाइन ऑफ एक्शन होता है, सरेखी होती है, सरेखा, एक ही रेखा पे। ये एक बल इधर जा रहा है, एक बल इधर जा रहा है, ये पेन रखा हुआ है बीच में, ये देखो ये सरेखा पे है। समझ में आ गया? ये सरेखा पे है। ठीक है, तो ये कैसे पड़ा हुआ है डाइपोल? ये डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है, देखो एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बीच में गैप कितना आ रहा है, ये दूरी का गैप आ रहा है, ये दूरी का गैप आ रहा है, ये गैप आ गया, ये इतना गैप आ रहा है, ये पेन जो दिख रहा है ये गैप आ रहा है इतना। ठीक है, समझ में आ गया? या फिर ये सरेखी नहीं, ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। ठीक है, अगर ये होता तो डाइपोल तो टॉर्क भी जीरो हो जाता, तो टॉर्क भी जीरो हो जाता। टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, ये भी जीरो हो जाता। फोर्स तो जीरो है ही, फोर्स तो जीरो है ही, वो तो हम समझ गए, क्योंकि प्लस क्यू ई और माइनस क्यू, टॉर्क भी जीरो हो जाता अगर ये होता तो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ पे सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, सरेखी पे, एक रेखा पे बल नहीं लग रहा। देखो इसका बल इधर जा रहा है, इसका बल इस लाइन पे जा रहा है, बीच में गैप आ रहा है लाइन का। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, कोई दिक्कत नहीं, हमें मालूम है। लेकिन तभी तो पैदा हुआ कौन? बलागुण, टॉर्क पैदा हुआ। क्यों हुआ? तब ये बताना कि सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस व्हिच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, देन इट प्रोड्यूस टॉर्क। तब टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि सेम लाइन में नहीं है ये दोनों। हिंदी वाले देखो, ये हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी की बुक में, लेकिन इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश वाली बुक में। तो मैंने डाला ताकि तुम्हें याद रहे। थ्योरी देखो मेरी बात सुनो, फिजिक्स में अगर थ्योरी कहीं पे भी मिल जाए ना, उसको पकड़ के खा जाओ उस थ्योरी को। समझ में आ गया? फिजिक्स को इस दुनिया में समझने वाला एक ही है, और वो है मैथमेटिक्स। ठीक है, वो हमें आती नहीं है, तो फिर फिजिक्स क्या होगा? ठीक है, तो थ्योरी तुम्हें थोड़ी हेल्प करती। दोनों बल सरेखी नहीं होने के कारण विद्युत ध्रुव सरेखी नहीं है, सरेखी नहीं है, इसीलिए विद्युत द्विध्रुव पर एक बलागुण का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? बलागुण का एक निर्माण हो गया, जो कि विद्युत द्विध्रुव को घुमाएगा। किधर घुमाएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। समझ में आएगा? विद्युत क्षेत्र हमारा यूं जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। हमारा डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है, ये डाइपोल को अब उसको घुमा के ऐसे इधर और इधर इसको घुमा के ऐसे पटकना चाहता है, ऐसे डॉट डॉट बता रहा हूँ। अब ये बन गया डाइपोल हमारा, यहाँ से ऐसे घुमाना चाहता है, और तो फिर ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल कैसे जाएगा? तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर, ये पी ये लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, डाइपोल भी इधर जा रहा है। तो ये एक रचना की गई है बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है, इस गेम का बादशाह कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ बैठा हुआ है? दिल्ली में। ठीक है, वो खेल रहा है और डाइपोल को घुमा रहा है, नचा रहा है। ठीक है, तो ये डाइपोल बोल आघूर्ण बोल रहे हैं कि द्विध्रुव बोल रहे हैं कि मैं ऐसे तो नहीं घूमूंगा, ऐसे आगे तो नहीं आऊँगा। ठीक है, अक्ष पे घूम लूँगा, लेकिन कब घूमूंगा? जब दोनों बल सरेखी नहीं है। सरेखी मतलब एक रेखा पर नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन, डज नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, इसीलिए टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस क्यों हुआ बताओ किसी को? इसलिए हुआ, बलागुण का निर्माण होता है, संरेखित करने का प्रयास करता है। बोलो यहाँ तक आ गया? तो फिर आगे तुम्हें थोड़ा सा और बताएं, फिर आगे बलागुण के बारे में बताएंगे, फिर अभी घूमेगा कैसे। ठीक है, गुड। अब देखो बेटा, टॉर्क का नाम आ गया अपने पास में, बलागुण का। तो बलागुण के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है। टॉर्क को कपल भी बोलते हैं, क्योंकि टॉर्क जब लगता है तो बल युग्म काम करते हैं, कपल ऑफ फोर्स काम करते हैं। बल युग्म मतलब बल का एक जोड़ा, जैसे जूते पेयर ही तो लाते हो जूतों का, है ना? वैसे दो बल लगते हैं। देखो जब टॉर्क लगता है तो दो बल, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, टॉर्क। ठीक है, कपल ऑफ फोर्स। ध्यान रखना, जब भी टॉर्क लगेगा बल का युग्म लगेगा, एक जोड़ा बल लगेगा, बल का एक जोड़ा लगेगा, या उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये नाम है इसके। हिंदी में बोल दिया बलागुण या बल युग्म, आएगा हिंदी की किताब में तुम्हारा, तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, चलो आगे। टॉर्क को लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके, और टी को भी ऐसे टेढ़ा कर दो नीचे से भी, टुचका इसका, टुचका सन बोलते हैं इसको। ग्रीक लेटर था ये,
टाउ बोलते हैं इसको, टाउ टाउ टाउ। ठीक है, आगे समझने की बात यह है कि फोर्स और टॉर्क एक जैसे नहीं होते। बच्चे को लगता है कि फोर्स और टॉर्क एक ही चीज़ है, नहीं, एक चीज़ नहीं। बल और बलागुण एक चीज़ नहीं है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ढंग से समझो। टॉर्क के फॉर्मूले में बल तो आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है, ये क्या है, उल्टा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है। यानी टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, बलागुण का बल गुणा लंबवत दूरी। अब ये लंबवत दूरी क्या है, यही तो नहीं पता चल पा रही, तो निकालेंगे इसको। तो ये समझ में आ गया कि बल और बलागुण एक क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी हम फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे, फोर्स के डायमेंशन विमा निकालेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम का क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी विमा बनाओ तो किलोग्राम किसकी, मास की, m1 दूरी L1 और T -2, ये बन गया फोर्स की विमा। लेकिन बलागुण की बनाते हैं तो बलागुण में क्या आ जाता है, F इंटू डी आ जाता है टॉर्क के अंदर। तो F की क्या है, यही है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और D की हो जाती है मीटर, क्योंकि दूरी है, लंबा दूरी हो, ठीक है, मीटर होगी। तो M1 L कितना हो गया 2, और T कितना हो गया -2। देखो कहीं फर्क आ रहा है, इसका मतलब दोनों सेम तो नहीं। और ये किसकी होती है, शायद एनर्जी की होती है, ठीक है, निकाल के देख लेना एनर्जी की। तो इसका मतलब विमा अलग है तो चीज़ भी अलग है, ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बस इतना सही बताना था कि ये ज़रूरी है समझनी चीज़, और ये इसका फॉर्मूला। तो बल इंटू लंबवत दूरी ये होता है। बार बार नाम ऐसा है, कपल आए, टॉर्क आए, या मूवमेंट ऑफ फोर्स आए, बल युग्म आए, बल गुण आए, तो डरने का नहीं, ठीक है। तो ये गति कौन सी करेगा, अब ये बलागुण काम करेगा इस टॉर्क पे। तो चलो आगे देखते हैं जल्दी से, गुड। तो अब देखो बेटा, फॉर्मूला से बेटा के यहाँ लिख दिया है टॉर्क का, और टॉर्क एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक थीटा एंगल बनाते हैं हम लोग। ये थीटा एंगल बनाया हमने, ये थीटा बनाया, ये बना दो, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक लाइन जा रही है, इससे ये सब समान लाइन है, यूनिफॉर्म है एकदम, ठीक है ना, पैरेलल डिस्टेंस पे, इसलिए सारे थीटा हो जाएंगे। तो अब ये टॉर्क घूमना चालू करेगा ऐसे और ऐसे। इसका मतलब, टॉर्क का मतलब तुम क्या समझे थे कि कपल ऑफ फोर्स लगता है ना, कपल ऑफ बल युग्म लगता है, दो बल लग रहे हैं। तो टॉर्क भी कितने आएंगे, दो आएंगे। तो टॉर्क निकाल ले, जैसे हमने हमारे बल कितने आए थे, दो आए थे, वैसे टॉर्क भी दो आएंगे। अच्छा, बुक में ये नहीं दे रखा, और बुक में नॉर्मल सा बता रखा है, लेकिन ये समझ लोगे, बुक वाला समझ में आ जाएगा। बुक वाला समझोगे, नहीं समझ में आएगा, और ये तो मतलब ही नहीं फिर, ठीक है। इसलिए इसको तोड़ तोड़ के मैंने टुकड़ों में तुम्हारे लिए एकदम पेश किया है। तो टॉर्क कितने काम करेंगे, दो काम करेंगे, वहाँ पे उसने एक में बता दिया। तो जब बल दो लग रहे हैं तो टॉर्क भी दो लगे। और टॉर्क का मतलब क्या होता है, बल युग्म। जैसे साइकिल का हैंडल देखो, आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, साइकिल मोड़नी पड़ी तो क्या करोगे, खाली यही हाथ हो, ये भी तो करोगे ना, ऐसे ऐसे हैंडल को मोड़ने का सही तरीका, ठीक है। अब अगर आप बोल दोगे नहीं मैं तो एक हाथ से चला रहा हूँ, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। वो रहने दो बातें, लेकिन टॉर्क दो लगेंगे तो अपन टॉर्क निकाल लेते हैं। तो टॉर्क नेट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क कितने लगे पहले, तो T1 प्लस T2। T1 कौन सा है, ये वाला, देखो ये इधर घूमने की कोशिश करेगा टॉर्क, थीटा डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा डाइपोल है, और डाइपोल की दिशा क्या, माइनस से प्लस की तरफ। तो मैं ये P लिख रहा हूँ और इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है वो तुम जान रहे हो, 2a है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कचरा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो नेट कितना आएगा, तो देखो बेटा, पहला वाला कैसे घुमा, ऐसे घुमा, तो कितना आया, QE टॉर्क। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला लिखो पहले। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस माइनस रहने दो अभी, और F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉर्क 2 का है, ठीक है। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, टॉर्क जुड़ेंगे घटेंगे वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस में से तो मैं दोनों लगा रहा हूँ, तो अभी पता चल जाएगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा, ये टॉर्क घूमना चालू हुआ, ठीक है। तो फोर्स कितना लगा बेटा, QE। ये किधर घुमा, ये वाला टॉर्क, ये इधर घुमा, ऐसे घुमा, ये ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी दिशा में लाएगा, यानी कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो लिखो क्लॉकवाइज,
ठीक है, क्यू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर हुई नहीं, लंबवत तो ये हुई नहीं। लंबवत क्या होता है, जैसे अगर कोई चीज़ ऐसे जा रही है तो उसकी लंबवत या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। अगर कोई चीज़ ऐसे जा रही है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा रही है तो इसकी लंबवत क्या होगा, ये होगा या ये होगा। डॉक्टर का साइन बनाना है प्लस वाला, और इंजीनियर का साइन भी प्लस वाला होता है। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो या तो डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर, तो प्लस का साइन से तो तुम्हें फट से मतलब निकल जाना चाहिए। तो ये लंबवत दूरी होती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऐसे है तो लंबवत वो हो जाएगा, और अगर कोई ऐसे है तो लंबवत ये हो जाएगी, ऐसे। अब देखो बेटा, यहाँ से ये टॉर्क चालू हुआ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं बनाऊंगा। किताब में यहाँ से बना रखा है, मैं यहाँ से नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क में दूरी जो लेते हैं वो सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। इसका पूरा डाइपोल ये है तो इसका सेंटर क्या है बेटा, ये ओ, और यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ये है। तो यहाँ से मैंने ये दूरी ली ऐसे, और ये दूरी ली ऐसे, इसकी हो जाएगी। यहाँ से ये दूरी इसकी हो जाएगी बेटा, समझ में, इसकी ये और ये। एक्चुअल में लंबवत दूरी होती क्या है, ये वाली, ऐसे जो सीधी खड़ी होती है, जो सीधी खड़ी होती है वो लंबवत दूरी। तो हम इतनी निकाल लेंगे, फिर इतनी ये निकाल लेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि बुक में नहीं दे रहा, बुक में सीधी निकालती, ऐसे नहीं निकलता। यहाँ सेंटर ऑफ मास से निकलता है, द्रव्यमान के केंद्र से निकलता है। ये द्रव्यमान केंद्र, ये डाइपोल का केंद्र, ठीक है। अब देखो बेटा, ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा निकालना पड़ेगा ये दूरी के लिए। क्यों निकालना पड़ेगा, इसका कारण क्या है, अब देखो ढंग से समझो। ये मैंने मान ली एक्स दूरी, या ए सॉरी, तुम्हारे ए दे रखी है। ये कितनी है बेटा, ये कितनी है, ए है इतनी सी, और ये कितनी है दूरी, ये भी ए है इतनी सी दूरी। अब दो ट्रायंगल बने हैं, ध्यान रखना 90 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। तो निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन थीटा निकालो। साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या बोलता है बेटा, देखो इधर इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने सी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने डी, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट दे दिए। तो ओ बी सी ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मैं इसका नाम परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, ये बी से, ठीक है, लंबवत दूरी है। तो साइन थीटा क्यों निकाला, तुम्हारा सवाल आएगा। तो देखो बेटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला लाल कक्का कर लो या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कर लो, ठीक है। साइन कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। साइन कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो लंबवत दूरी किस में आ रही है, इसमें आ रही है, ठीक है। और टेन में आ रही है, पर टेन में करोगे क्या, फिर निकालोगे क्या, लंब आधार से क्या मतलब, हमें तो कर्ण भी चाहिए होगा ना। हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है, ये हमें दे रखी है, ये हमें दे रखी है, कितनी है, ए। क्यों? क्योंकि ये पूरी 2a है डाइपोल की, तो ये ए हो जाएगी। तो निकालें साइन थीटा। समझ में आ गया, साइन थीटा क्यों निकाला। अब ये छोटी मोटी चीज़ें तो बेटा देखो तुम पूछोगे ना, तो इसका कोई मतलब नहीं, तुक नहीं, फिर वीडियो क्या लंबे होते जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता बच्चे को पढ़ने को। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा, ए है, ठीक है। ये लो ए निकाल ली हमने, इसका भी साइन थीटा निकलेगा सेम ऐसे ही। तो पी क्या निकला हमारा, पी बराबर ए साइन थीटा। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। डी लगा दिया मैंने नीचे, तो दूसरे का भी साइन थीटा निकलेगा, इसका भी निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर, ये भी मैं पी मान रहा हूँ, पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी बेटा, ये 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है और थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। ये थीटा है तो इसके सामने ये भी थीटा बनेंगे, सब थीटा बनेंगे, ठीक है ना। तो इसके सामने ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज। नीचे रह जाएगी बेस, ये बेस है तो इससे हमें लेना देना नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी बेटा, ए। ये लो, तो क्या आ जाएगा, पी बराबर, ये भी आ गया हमारा ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्यू ई, और लंबवत दूरी कितनी है बेटा हमारी, ये लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ए साइन थीटा। बोलो समझ में आ गया। अब प्लस माइनस अभी रुकना। अब ये डाइपोल इधर घूम रहा है, टॉर्क इस पे इधर लग रहा है T1, ठीक है, क्लॉकवाइज, ये मैंने लिख दिया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क 2 किधर घूमेगा बेटा, ढंग से देखो। जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसकी गति ऐसे होगी, घूमने की घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन इसका ऐसे होगा। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, बताओ मेरे को। ये भी क्लॉकवाइज है, गुड। तो दोनों की दिशा सेम है, यानी क्या आएगा, प्लस आएगा, गुड। प्लस कैसे है, दोनों की दिशा सेम है, यानी ये भी क्लॉकवाइज, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्लॉकवाइज दोनों की। ये तुम्हें पता ही है, घुमा के देख लेना, ये ऐसे घूम रहा है, ये घड़ी की दिशा, ये भी ऐसे जा रहा है, ये घड़ी की दिशा। ये 12 आ गया, ये 3 4, ये वाला, ये यहाँ पे भी 9 पे बैठा हुआ है, ये घूम के से 12 पे आ गया, ठीक है ना। तो घड़ी की दिशा है। फोर्स कितना लग रहा है बेटा इसमें, क्यू ई, मैग्नीट्यूड लेना, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना, ठीक है। इनटू लंबवत दूरी कितनी है इसकी भी, ये लंबवत दूरी, ये पी डी ए साइन थीटा। ये बैठा कि नहीं बैठा, तो किताब में जोड़ेंगे तो वो जो दे रखा है उसमें भी ऐसे ही दे रखा है, उसमें 1 से जोड़ दिया उसने। तो नेट कितना आया,
क्यू ई साइन थीटा प्लस क्यू ई ए साइन थीटा, तो 2QE साइन थीटा। बोलो 2QE और ए गायब हो गया, ए गायब कर दिया सर, ए खा गए क्या 2QEA, सर ए खा गए आप खा जाते हो चीज़ों को, साइन थीटा। बोलो अब देखो कुछ दिख रहा है, डाइपोल बार बार नाम आ रहा है तो डाइपोल का फॉर्मूला बनेगा, द्विध्रुव का नाम आ रहा है तो द्विध्रुव का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे क्या होता है लिख दो फटाक से, P बराबर 2A को ब्रैकेट में लिखो और Q को अलग, कहीं आ रहा है 2AQ आ रहा है, ठीक है लिख देंगे टॉर्क, तभी तो डाइपोल आएगा ना, टॉर्क नेट 2Q और ये करके ए थोड़ा इधर लिख रहा हूँ और E साइन थीटा। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। अब साइन थीटा क्यों लिया, समझ में आ गया ना कि हमें क्या निकालना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी, लंबवत दूरी निकालनी थी, तो उसके लिए साइन थीटा यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉस वगैरह यूज़ नहीं आता। टी टाउ नेट कितना है बेटा 2A, देखो कहाँ क्यू लिखना है, जहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ए लिखना है। कई बार क्या होता है ना कि तुम लोगों के लिए हम तैयारी बहुत ज़्यादा करते हैं ना, कि मतलब कि कोई चीज़ छूट नहीं जाए, तैयारी का मतलब ये होता है कि तुम्हारे लिए कोई चीज़ छूट नहीं जाए, ठीक है। तो छोटी छोटी फिर क्या सिली मिस्टेक्स होती रहती है, तो उनको क्या इग्नोर कर दिया करो कि ए इधर क्यों इधर, थोड़ा सा तुम भी ध्यान रखा करो, क्योंकि हम लोग क्या कि ऐसी चीज़ कोशिश करते हैं तुम्हें कि कुछ तुम्हारे लिए छूटे, ठीक है, छूटे तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल इफ वन हैज़ द करेज टू एडमिट दैम। गलतियाँ माफ़ होती है, अगर माफ़ी मांग लो तो आगे आओ तो करें आगे। हाँ तो 2AP क्या है बन रहा है डाइपोल P, और यहाँ तक आ गया पूरा डाइपोल, ठीक है, और E और अभी P पे हम क्यों लगा रहे हैं साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला बना, टॉर्क नेट ये आया, देख लो आराम से, टॉर्क नेट ये आया है। अब नेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस टॉप कर दो, टॉ आ गया, ये तुम्हारा P साइन थीटा, और घड़ी की दिशा बता दी, दोनों की दिशा सेम है, नेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किताब ने ऐसे नहीं दे रखा है, ऐसे दे रखा है। तो ये किताब में है P साइन थीटा, ये अपना है, लेकिन मैंने आधे आधे से समझा है तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। किताब वाले ने पूरी एक ही करके दे दिया, जबकि टॉर्क जब आएगा तो सेंटर ऑफ मास नाम आएगा बेटा, ठीक है ना, द्रव्यमान केंद्र से दूरी ली जाती है, ठीक है। उसने पूरी यहीं पे एक दूरी ले ली, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल यहाँ से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझदार है वो भी, उसने 2 है क्योंकि ये दूरी सेम है 2, और हमें पता है कि डाइपोल का ये हिस्सा आधा होता है, ये इतना आधा ए और ये ए, तो ये मिलके क्या हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो और ये एक ही चीज़। लेकिन इसको थोड़ा समझाया है अंदर जाके, मूंगफली जो होती है ना, मूंगफली को छील के दिखाया है, तो पता चलेगा कि मूंगफली के अंदर क्या बीज होता है, कि दाना होता है, कैसे रंग का होता है, बस खत्म। उसके बाद जिंदाबाद ये आ गया हमारा। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि टॉर्क क्या है वेक्टर। अभी ये वेक्टर वेक्टर हटा दो, अभी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हटा दो। अब देखो टॉर्क को जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो P क्रॉस E आएगा, और आने को E क्रॉस P भी आ सकता है, आने को E क्रॉस P भी आ सकता है। ये कैसे हुआ सर, ये समझ में नहीं है। तो देखो बेटा, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणनफल, स्केलर का होता है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस गुणनफल है। कैसे, अब समझना इसको, हमने ये लिखा, ये क्यों नहीं लिखा पहली चीज़ तो, और फिर इसकी दिशा बताएंगे, बाद में इसकी दिशा की बात करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये समझो, A डॉट B जो होता है उसको हम B डॉट AB लिख सकते हैं, और A डॉट B को हम AB कॉस थीटा लिखते हैं। ये तुम्हारे 11वीं कक्षा के अंदर दे रखा है बहुत अच्छे से, AB कॉस थीटा। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें, ढंग से देखना, AB कॉस थीटा, ढंग से A और B कॉस थीटा, या इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो गलत होगा क्या, B A कॉस थीटा, थोड़ा सा उसको ब्रैकेट लगा के मैंने चेंज कर दिया, बी को पहले लिख दिया, ए को पहले लिख दिया। यानी ये क्या होता है, ये होता है क्रम विनिमय नियम। यानी स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ना, ये डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर भी बोलते हैं, स्केलर यानी अदिश राशियाँ, स्केलर अदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। क्या होता है ये क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, क्या ये ऐसा फॉलो करता होगा, ये इसमें कर सकते हैं, नहीं ये नहीं करेगा बेटा, पता तो है ना कि ये नहीं करता, ये गलत है ऐसा लिखना, इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब यही क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, समझ पा रहे हैं, तो वो भी बात करेंगे अभी। अच्छा, A क्रॉस B हो तो क्या उसको B क्रॉस A लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और A क्रॉस B अगर हो तो हम उसको अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, ये वेक्टर हटा के, तो AB साइन थीटा लगता है। जब देखो बीच में क्रॉस आ रहा है, ढंग से समझो, जब क्रॉस आता है तो साइन का
नाम आता है, ये 2s से समझ लेना, 2s से साइन आ गया, और जब डॉट आता है तो कॉस आ जाता है। इसको कैसे समझना कि सी डी आ गया है, और वो एस मैच हो गए, सी के बाद डी तो आता है ना। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आए तो कॉस का नाम आएगा, क्रॉस में डबल एस होता है तो उससे ऐसे याद कर लेना कि साइन आता है, क्योंकि साइन में एस पहला साइन एस और ये डबल एस, ठीक है ना। उससे ऐसे थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा। लिख तो हम ये भी सकते थे ना, लेकिन रूल ये कहता है कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो वो क्यों नहीं लिखते, तो इसके दिशा की बात करेंगे। तो यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया। टो बराबर, तो टो का फॉर्मूला ये भी बन गया, इसको वेक्टर फॉर्म में हमने ये लिख दिया, टो बराबर पी क्रॉस ई, और वेक्टर हटा के वापस ऐसे लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, डॉट वॉट नहीं आना जी बीच में। बोलो अब देखो बेटा, डायरेक्शन को समझो कि P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P होगा टॉर्क में। तो मैंने ये कुछ डायग्राम बनाए जो 11th की बुक में है, ठीक है। 12th की जो बुक है उसमें, आपकी जो बुक है उसमें आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। अब देखो 4 कंडीशंस हो सकती हैं हमारे पास, क्योंकि 4 डायरेक्शंस होती हैं हमारी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखो अपना टॉर्क कहाँ जा रहा है, ढंग से समझना। टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन से जो डायरेक्शन मैच हो गई वो अपना फॉर्मूला होगा, ई क्रॉस पी या पी क्रॉस ई। ढंग से समझना, अपना टॉर्क जा रहा है इधर, ये है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड मेरा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, मेरा राइट हैंड ये है, राइट हैंड थंब रूल। अगर टॉर्क ऊपर जा रहा है तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां होती है, स्विरल फिंगर्स जो होती हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, जैसा कि मैंने बता रखा है। ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज एक ही काम होता है जब ऊपर जा रहा होता है तब। अब देखो हमें तो ऊपर जाना नहीं, हमें तो टॉर्क को अंदर घुसाना है, ठीक है। ये तो कुछ डायरेक्ट, इनको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी हो तो दक्षिणावर्त पेच का नियम, दक्षिणा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, दक्षिणावर्त पेंच का नियम। अभी दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या बोलता है, ठीक है, ढंग से समझना इसको। हमारा डाइपोल कैसे पड़ा है, ये P है और ये E है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, हमारा डाइपोल इधर पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ फिट है बेटा, देखना, हाँ ऐसे। अब मुझे नट कसना है, जैसे नट दिख रही है, हाँ ये नट है, देखो बेटा ऊपर बोर्ड ये नट पे कसा हुआ है। जब मैंने इसको कसा तो पेचकस को किधर घुमाया, ढंग से देखना, क्लॉकवाइज, ऐसे हाथ घूम रहा मेरा, ये अंगुलियां देखो, ये अंगूठा जो है ना मेरा, ये इसकी डायरेक्शन दिखाएगा टॉर्क की, बल आघूर्ण की, बल युग्म की। ये अंगूठा देखो ये रहा, और ये मैंने नट कसा, ये मेरे अब हाथ किधर किस दिशा में घूम रहा है, देखो ढंग से, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9 क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। यानी इस पे आ जाओ, इस नट को कसना है अब हमें, ठीक है। पेंच मतलब स्क्रू, फास्टनर्स, नट बोल्ट, ये रहा नट बना हुआ, ठीक है। आ जाओ यहाँ कसते हैं, ये डाइपोल का सेंटर पॉइंट था, ओ डाइपोल का सेंटर पॉइंट, मध्य बिंदु ये था। यहाँ से देखो ऐसे करते हैं तो ये P है हमारा, ठीक है ना। डाइपोल किधर आ रहा है बेटा, देखो नीचे आ रहा है, द्विध्रुव नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी क्लॉकवाइज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा घुमाऊं तो E देखो ऊपर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तब तो खुल जाएगा, तब तो डाइपोल बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा। अभी डाइपोल अंदर जा रहा है, मतलब टॉर्क अंदर जा रहा है, ये वाला, ये रूल लगाना है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो अब अगर कोई बोले कि उधर करो तो अंगूठा जो है वो टॉर्क की दिशा दिखाएगा, और ये देखो ये घड़ी की दिशा में घूम रही है, करके देखना। इधर जाओगे तो भी घड़ी की दिशा में, इधर जाओगे तो घड़ी की दिशा में, इधर जाओगे तो घड़ी की दिशा में, इधर जाओगे तो घड़ी की दिशा में, सिर्फ ऊपर जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसलिए ये ऊपर वाला दिखा रखा है, ठीक है ना। लेकिन अपने को ऊपर वाला यहाँ पे है नहीं, अपना तो अंदर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये रहा, अब मैं इसका नट कस रहा हूँ, ये घड़ी की डायरेक्शन में दिखा, ये घड़ी की डायरेक्शन में, ये कसना चालू किया, ये घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा में, ऐसे समझ आ गया। तो ऐसे इसकी डायरेक्शन निकालनी है डाइपोल की, ज़्यादा है नहीं इसमें, नहीं टॉर्क की ज़्यादा है नहीं इसमें दम कुछ, तुम पढ़े हुए हो छोटी क्लासेस में 10th के अंदर। तो ऐसे तुम इसकी डायरेक्शन निकाल लेना। तो किसकी डायरेक्शन मैच हुई, हमारा डाइपोल देखो कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, टॉर्क भी ऐसे ही लग रहा था क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यानी मैंने क्या बोला, जिसकी डायरेक्शन टॉर्क से मैच हो गई, जिसकी डायरेक्शन बलागुण से मैच हो गई, वही हमारा क्या होगा, डायरेक्शन लेंगे। यानी P से E आ रहे हैं, यानी ये वाला लेंगे, E to P नहीं लेंगे, E to P फिर हमें ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फिर वैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी हमारे टॉर्क की डायरेक्शन। इसके रिस्पेक्ट में हमारा टॉर्क क्लॉकवाइज,
ई एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। ये बैठ के डायरेक्शन कैसे निकल जाए, ईजी सी चीज़ है, कोई दम नहीं है। तो अब हमारा आ गया पी क्रॉस ई। अच्छा, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, कोई पूछे टॉर्क की यूनिट क्या होती है। टॉर्क की यूनिट होती है, देखो फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो चाहे डिस्टेंस कोई भी हो, डिस्टेंस की मीटर होती है। तो ये कर दिया मैंने मीटर, यानी ये आ गया मेरा टॉर्क, यूनिट आई है न्यूटन मीटर। जब भी आपका आंसर आएगा आपको यहाँ से लिखनी है, कहीं से यहाँ से यूनिट मत कर देना कि डाइपोल की यूनिट कुछ लिख दी, फिर ई की यूनिट कुछ लिख दी, वैसे नहीं करना। टॉर्क की यूनिट होती है। तो अब देखो बेटा, तुम्हारे मेरे हिसाब से अच्छे से बैठ गया हुआ, कोई चीज़ में से छूटी भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस टॉर्क को रोटेट करेंगे, कंडीशंस बनेगी कुछ, डायरेक्शन मैंने बता दी, टॉर्क की मैंने डायमेंशंस बता दी, विमाएँ बता दी तुम्हें, बलागुण की, बलागुण क्या होता है ये तक बता दिया मैंने तुम्हें कि ये फॉर्मूला बलागुण का, जब दो फोर्स या दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हो, कपल ऑफ फोर्स, युग्म, बल युग्म, इसलिए इसका नाम भी आता है कहीं पे बल युग्म, ठीक है। मैंने एक आध बार लिखा हुआ भी होगा कहीं पे। तो ये पूरी इसकी कहानी की डायरेक्शन तुम निकाल लोगे, पी क्रॉस ई क्यू लिया, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा ये टी बराबर टो बराबर पी क्रॉस ई जो था, ये अब ऐसे नहीं लिख सकते। यानी हम क्या सीखे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से हम क्या सीखे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, क्रम विनिमय नियम नहीं फॉलो करता क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। अगर इसको तुम्हें ऐसे लिखना ही है पहले ये को, तो तुम्हें माइनस लिखना पड़ेगा। अब पता चल गया ये चीज़ें दोनों अलग अलग है, लेकिन ये चीज़ें अलग अलग नहीं है। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये सेम, तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ई लिखो, डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हो, ठीक है, बिंदु गुणनफल में, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते, डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, समझ में आया ना। डायरेक्शन देखो, ई फिर ऐसे चलेगा, इसमें ई तो इधर है, हमारा टॉर्क की डायरेक्शन ये, डाइपोल भी ये, क्योंकि हमारा टॉर्क अब अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन से हमको मैच करना था, हमने कर दिया। तो ये हम सारे सीख लिए। अब हम पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस के बारे में कि क्या क्या कंडीशंस है। अब देखो, वो हमें बोल रहा है कि 3 कंडीशंस करो, स्पेशल कंडीशन कि टॉर्क थीटा जब 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, थीटा 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, और थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, कब टॉर्क ज़्यादा होगा कब कम होगा। तो करके देखते हैं। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। और हमें ये पता चल चुका है कि टॉर्क के फॉर्मूले में कहीं साइन थीटा भी आ रहा था, पी ई साइन थीटा। अच्छा, अब साइन थीटा को ही मान के चलना है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो बेटा, 2 कंडीशंस हैं, आपकी बुक में अलग अलग है, मैं साथ में कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर अपन 90 वाला कर लेंगे। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ढंग से समझना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाले के लिए। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे मैंने डाइपोल रखा हुआ है थीटा बराबर 0 डिग्री पे। 0 पे देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 पे 0 वैल्यू हो जाती है। तो ढंग से समझो क्या क्या होता है। फोर्स नेट कितना था, 0, नेट फोर्स तो 0 होगा। ये अगर इसके अंदर हमने डाइपोल रखा है द्विध्रुव तो वो आगे नहीं जाएगा ऐसे, ठीक है। और टॉर्क निकाल रहे हैं कि अभी घूमेगा या घूमेगा भी नहीं, ऐसे भी तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ऐसे तो नहीं घूमा, ऐसे तो आगे तो नहीं गया, लेकिन ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो वो टॉर्क निकालना है हमें, कितने पे निकालना है, थीटा बराबर 0 डिग्री पे निकालना है। तो देखो, ये मैंने डाइपोल यहाँ पे रख दिया, ये मेरा डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। 0 डिग्री कब बनेगा, अब बोलोगे कि ये लाइन में फर्क आ रहा है, बच्चों को समझ नहीं आता। 0 डिग्री समझो, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी के ऊपर मैंने डाइपोल रख दिया, ये ऊपर थोड़ा सा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम करना जरूरी है। कब, जब 0 डिग्री दे रखा हो तो तभी तो होगा सेम। इसके ऊपर आ गया, अब तुम बोलोगे यहाँ की बनाया, इसलिए अब समझ गया ना मैं यहाँ की बनाया, ताकि आपको पता तो चलेगा, वरना यहाँ पे डाइपोल रख दूंगा इस लाइन पे पता नहीं चलेगा। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है हमारा इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, एक के ऊपर, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब देखो, एक इस दिशा में जा रहा है और एक इस दिशा में जा रहा है, तो एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। और एक इस दिशा में, दूसरा भी इस दिशा में, तो ऊपर ही आ जाएगा, इसलिए ऊपर मैंने बनाया है। और साइन थीटा क्यों लिया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइन थीटा फॉर्मूले में था। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये भी 0 ही होती है। साइन n पाई पे 0 हो जाता है, इसको याद कर लो,
एन पाई पे साइन 0 हो जाता है, और एन क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 प्लस का 1 प्लस का 2 हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, डाइपोल में ये फोर्स किधर मार रहा है, ये इधर मार रहा है, कितना मार रहा है, क्यू ई मार रहा है, ये फोर्स इधर मार रहा है, कितना मार रहा है, माइनस क्यू मार रहा है, क्यू ई मार रहा है। तो अब होगा क्या, अब क्या ये घूमेगा या नहीं घूमेगा, हमें ये बताना है। तो देखो बेटा, अब ये पेन है, इसको एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, क्या हो जाएगा इसके अंदर, क्या आ जाएगा, समझ रहे हो बात को, ये क्या घूमेगा क्या कोई चीज़, एक इधर खींच रहा है, रस्सी रस्सा कस्सी वाला गेम है, और दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहे हैं, रस्सी टग ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं, 10 जने उधर से खींच रहे हैं, 10 इधर से खींच रहे हैं, 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, क्या होगा, रस्सी घूमेगी क्या, खींचती चली जाएगी, है ना। तो डाइपोल तो लंबा तो होगा नहीं। तो देखो बेटा, इस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पी ई साइन थीटा, साइन कितना आया, 0 आया, तो सारा मिलके क्या हो गया, इसको छोड़ो भी, ये पी ई और साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। लेकिन तुम एक चीज़ को समझे नहीं जो मैंने अभी तक पढ़ाई है, क्यों हुआ 0, अरे सेम लाइन ऑफ एक्शन है, दादा बताया था, फोर्स जब सेम लाइन ऑफ एक्शन, संरेखीय बल है, ठीक है। संरेखीय अगर बल होगा तो बल युग्म का निर्माण नहीं होगा, बल युग्म कौन होता है, टॉर्क। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन है देन टॉर्क विल नॉट प्रोड्यूस, और अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, ये एक बल इधर जा रहा है, एक बल इधर जा, तो दोनों एक ही दिशा में रहे, बराबर भी हैं, लेकिन लाइन एक नहीं है, ये हो गया। पहले जब हमने पढ़ा था, ये एक फोर्स इधर लग रहा है क्यू ई, एक फोर्स इधर लग रहा है क्यू, इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये, 2 इक्वल फोर्सेस हैं, लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, इसमें संरेखीय नहीं है, संरेखीय बल नहीं है ये वाला, तो बल युग्म नहीं बनेगा, देन टॉर्क विल नॉट प्रोड्यूस, देन टॉर्क विल नॉट प्रोड्यूस, बल युग्म का निर्माण नहीं होगा। ये लाइन मैंने लिखवाई थी तुम्हें पहले, लेकिन उसमें मैंने ये लिखवाया था कि उसमें सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है तो टॉर्क बनेगा, लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे नहीं है, और यहाँ सेम लाइन ऑफ एक्शन कैसे होती, ये होती कि एक फोर्स क्यू ई इधर जा रहा है, एक क्यू ई इधर जा रहा है, तो फोर्स तो 0 था ही, नेट फोर्स तो, क्योंकि उधर क्यू ई इधर क्यू ई, तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन है, यही तो है संरेखीय बल, और क्या बताया था, लिखवाया था लाइन को, तो ये है। अच्छा, इसको समझ भी लेते हैं। अब थोड़ा सा मैंने इसको घुमा दिया, ठीक है, डिस्प्लेस किया मैंने। अच्छा, थीटा क्या होता है यहाँ पे, थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई, थीटा पी और ई के बीच का कोण है, ध्यान रखना, पी और ई के बीच का कोण है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये इसका यहाँ से है, ये डाइपोल को मैंने ऐसे रख दिया। अब देखना बेटा क्या होगा, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये फोर्स इधर मारेगा क्यू ई, ये फोर्स इधर मारेगा क्यू ई, घूमेगा, हाँ घूमेगा, क्यों, क्योंकि एंगल अब 0 नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ये लाइन पे अगर इतना सा भी होता तो ये एंगल 0 नहीं है, ये देखो एंगल दिख रहा है कुछ, तो मैंने अब डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, अब डाइपोल ने ये वाला एंगल ले लिया, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये घूमेगा, हाँ घूमेगा, क्योंकि क्यू ई इधर लग रहा है और क्यू ई माइनस का इधर लग रहा है, बल जो है सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, तो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जब बल सेम लाइन ऑफ एक्शन आ जाते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। ये 2 लाइनें तो तुम लिख ही लो। यहाँ पे देखो कि सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है तो संरेखीय बल होगा, यहाँ पे इस केस में संरेखीय बल तो नहीं है, लेकिन टॉर्क विल प्रोड्यूस, बल युग्म बनेगा यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे है तो यहाँ पे सेम लाइन ऑफ एक्शन है, और तो टॉर्क नहीं बनेगा, यहाँ तो सेम लाइन ऑफ एक्शन था, टॉर्क नहीं बना था, संरेखीय बल थे, एक ही रेखा पे लग रहे थे, और यहाँ पे अब लगेगा, क्यों, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, ये देखो ये और ये क्यों, ये ऐसे बन गया। तो अब इसको देखो, ये किधर फोर्स मारेगा, इधर मारेगा, ये इधर मारेगा, और घूम के वापस क्या आ जाएगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, वापस यहीं पे आ जाएगा। ये मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया हुआ डॉट से बता दिया, ये वापस घूम के इसी पोजीशन पे आ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया, स्थायी साम्य अवस्था। अब ये साम्य अवस्था, ये सब तुम्हारे
पिछली क्लासेस में थी। इसको देखो बेटा, इसको समझाएंगे बाद में स्थायी साम्यवस्था क्या होती है। चलो बता देते हैं। स्थायी साम्यवस्था या स्टेबल इक्विलिब्रियम वो चीज़ होती है जिसमें कोई चीज़ बड़ी मस्त रहती है एकदम। वो ये बोलती है कि अगर तुम मुझे हल्का सा भी इधर उधर घुमाओगे मैं वापस उसी पोजीशन पे आ जाऊंगी, मैं वापस उसी पोजीशन पे। जैसे तराजू है, मैंने बराबर भार रखा हुआ है, देखो बराबर भार रखा हुआ है तराजू में, तो क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं? हाँ है, ठीक है। अब मैंने तराजू में थोड़ा सा इधर झटका मारा, ये मारा तो ये ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा करते 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 लास्ट में दोनों बराबर आ गए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी अपनी बॉडी या पिंड कोई चीज़ वापस उसी अवस्था में आ जाए जब स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, हल्का सा उसको विस्थापित कर दो। ये विस्थापित कर दिया, ये इधर जा रही थी, हमने थोड़ा सा उसको घुमा दिया, ये ऐसे था टॉर्क। डाइपोल ऐसे पड़ा था, हमने डाइपोल को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, एंगल बन गया। अब साइन जीरो नहीं है, अब ढंग से समझना, अब साइन जीरो नहीं, कुछ एंगल बना है, छोटा सा ही बनाओ, लेकिन साइन 1 डिग्री बन गया हो बोले, कोई दिक्कत नहीं। तो अब थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, वो ऐसे बन गया हमारा डाइपोल। तो प्लस क्यू इधर फोर्स मारेगा प्लस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स मारेगा, यानी उधर मारेगा। तो अब देखो ये वाला इधर मार रहा है, वो वाला उधर मार रहा है, तो ये घूम रहा है और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी स्थायी साम्यावस्था। जब वस्तु वापस अपनी उसी अवस्था में आ जाए जिसमें पुरानी अवस्था में थी, स्थायी साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बैठ गया, गुड। अब इसको समझते हैं 180 वाले को। 180 कैसे बनेगा, ढंग से देखो, प्लस क्यू इधर है लेकिन डायरेक्शन दोनों अपोजिट होनी चाहिए। डाइपोल इधर जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाना चाहिए। डाइपोल इधर कब जाएगा, तो देखो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो ये बना दो, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब ये डाइपोल इधर जाएगा, बैठ गया, ये डाइपोल इधर जाएगा, मूवमेंट भलागुण इस दिशा में होगा इसका, ये पी लिख दिया मैंने। अच्छा ये बीच में क्यों बना है, ऊपर भी बराबर बना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसी के ऊपर ही बना दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहा है इधर, और यहीं पे थोड़ा इसको आगे कर दो, यहाँ पॉइंट 7 डाइपोल रखा हुआ है, ये डाइपोल मूवमेंट मेरा जा रहा है इधर। तभी तो 180 डिग्री कौन बना, ये 180 डिग्री का दिख रहा है, हाँ गुड, 180 डिग्री का एंगल बन गया, समझ में आ गया। तो माइनस पी, डाइपोल की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। अब देखो प्लस वाला फोर्स किधर मारेगा, प्लस वाला फोर्स किधर मारेगा वो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये मारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी क्यू ई लगेगा इधर। माइनस वाला फोर्स किधर मारेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मारता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि क्यू माइनस क्यू इधर पड़ा तो तुम इधर ही भेज दो, नहीं बेटा, प्लस का फोर्स हमेशा, प्लस चार्ज का फोर्स हमेशा प्लस की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाता है। ये प्लस चार्ज है, इसका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा। इसका फील्ड कहाँ जाएगा, विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये फोर्स इधर मारेगा, कितना मारेगा, क्यू ई मारेगा। वापस देखो क्या कंडीशन बनी है। अब देखो एक इधर फोर्स मार रहा है, एक इधर फोर्स मार रहा है, ढंग से समझ। डाइपोल की हालत क्या होगी, एक इधर से फोर्स मार रहा है, एक इधर से, तो डाइपोल देखो घूमेगा, डाइपोल की हालत ऐसे, ये डाइपोल की हालत होगी। एक फोर्स इधर से मार रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, एक फोर्स इधर से आ रहा है, तो डाइपोल घूमेगा इस अवस्था में। क्या बात कर रहे हो, इस कंडीशन में डाइपोल घूम ही नहीं सकता। और क्या बन गया, सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन बन गया बेटा। एक फोर्स इधर जा रहा है, माइनस क्यू ई या प्लस क्यू ई, किधर ही भेज दो। अब हमने क्या बना दिया, हमने ये वाला बना दिया। इस बार इस कंडीशन में हमने कहा कि प्लस इधर है हमारा, तो प्लस क्यू ई फोर्स इधर जा रहा है, माइनस क्यू ई फोर्स इधर जा रहा है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, संरेखीय बल है, संरेखीय एक ही रेखा पे लगने वाले बल हैं। तो बल क्या है, बराबर है। जब दो बल बराबर हों और एक ही रेखा पे लगते हों तो बल भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। यहाँ पे एफ नेट कितना आएगा, वो तो जीरो आएगा क्योंकि एक बल इधर मार रहा है क्यू, एक बल क्यू इधर मार रहा है, एक माइनस का एक प्लस का, तो वो तो वैसे जीरो हो गया एफ नेट। तो और टॉर्क का क्या होगा, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, इसको हटा दो एक बार, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा क्योंकि टॉर्क बनेगा ही नहीं, बलयुग्म बनेगा ही नहीं भाई। 180 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, वो यहाँ पुट करो 180 डिग्री की वैल्यू, ये 0 हो गई, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तभी तो टॉर्क नहीं बना, क्यों नहीं बना। अब अच्छा, अब जब टॉर्क 0 हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसलेशनरी मोशन तो नहीं कर रहा था, स्थानांतरण गति तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये घूर्णन गति कर रहा था, रोटेशनल मोशन कर रहा था। लेकिन क्या यहाँ पे करेगा, नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। जब टॉर्क 0 और नेट फोर्स 0, तो डाइपोल ना तो ये वाली गति करेगा आगे जाएगा और ना ये वाली गति करेगा, कोई गति नहीं करेगा, कोई मोशन नहीं होगा उसके अंदर, नॉट इवन ट्रांसलेशनल, लीनियर और रोटेशनल, कुछ नहीं होगा इन दो कंडीशन में। तो
ये बैठ गया। अच्छा, इसका समझ लेते हैं थोड़ा सा और आगे। ये मैंने इसको डाइपोल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, घुमा दिया थोड़ा सा। ये डाइपोल ऐसे पड़ा था, मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, यानी कुछ कोण दे दिया, यानी 180 से कुछ कम कर दिया। समझ में आ रहा है? ये डाइपोल 180 डिग्री का कोण बन रहा था। अब देखो थोड़ा सा मैंने डाइपोल को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और डाइपोल को, ये पुरानी वाली अवस्था थी, अब मैंने नई अवस्था ये कर दी, ये वाली। तो देखो ये एंगल कुछ 180 से कम हो गया कि नहीं हो गया? ये यानी 180 पे 0 होता है साइन, तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मूवमेंट होगा। हाँ होगा। कितना दिया? थीटा मूवमेंट। और क्या? तो इधर क्या है देखो बेटा, क्यू ई प्लस वाला, प्लस क्यू चार्ज डाइपोल का यही है। थोड़ा सा घुमाया, देखो ये डाइपोल ऐसे पड़ा था, इसको ऐसे कर दिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू वहाँ की जगह यहाँ पे आ गया। अब देखो बेटा, प्लस क्यू कहाँ मारेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस क्यू फोर्स कहाँ मारेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मारेगा, यानी इधर जाएगा। डाइपोल मूवमेंट होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन फोर्स नहीं है, सरेखीय बल नहीं है। बल एक इस लाइन में लग रहा है, एक इस लाइन में लग रहा है, यानी बल तो जीरो है, फोर्स नेट तो जीरो, लेकिन टॉर्क बलागुण कुछ होगा इस केस में, क्योंकि मैंने उसको हल्का सा विस्थापित किया है। अब देखो बेटा, ये जो पोजिशन होती है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। इक्विलिब्रियम समझना इसको, क्यों हुई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? अस्थायी साम्यावस्था। ये क्यों हुआ अस्थायी साम्यावस्था? देखो अब ये टॉर्क घूमेगा, ये इधर की तरफ घूमेगा, क्योंकि प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और माइनस वाला उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। लास्ट में इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी। ये प्लस तो इधर आ गया और डाइपोल माइनस क्यू इधर आ गया। डाइपोल डायरेक्शन प्लस से माइनस से प्लस की तरफ होती है, लेकिन हमने जब पहले इसको पुट किया तब डाइपोल इधर जा रहा था, क्योंकि माइनस क्यू इधर बैठा था, लेकिन अब यहाँ पे प्लस क्यू आ गया। तो स्थायी साम्यावस्था वही तो चीज़ होती है जहाँ से वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट अपनी वापस ओरिजिनल पोजिशन पे नहीं आ पाए। स्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था यानी उसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, बॉडी वापस रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बैठ गया। बॉडी विल नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज नॉन एज अस्थायी साम्यावस्था। वस्तु या पिंड दोबारा अपनी उसी अवस्था में नहीं आ पाता, यानी बॉडी रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, घूमना स्टार्ट हो जाती है और अपनी अवस्था में नहीं आती। घूमेगी तो यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे वापस उसी अवस्था में आ गई। देखो इसमें, लेकिन इसमें नहीं आई, इसमें माइनस क्यू इधर था, अब प्लस क्यू इधर आ गया। अच्छा, ये समझ में आ गया। यानी जब फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो, कब? ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, समान विद्युत क्षेत्र हो, तो फोर्स तो पक्का जीरो होगा ही होगा। फोर्स तो पक्का जीरो होगा, टॉर्क का कह नहीं सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक और कंडीशन में आएगा अभी, थीटा बराबर 90 डिग्री और लेंगे तो वहाँ क्या होगा? तो फोर्स तो जीरो, फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो। कब? जब थीटा जीरो और 180 डिग्री हो। ये समझ में आ गया अच्छे से? बहुत अच्छे से डायग्राम समझाया मैंने, एक एक चीज़, तभी समझ में आती कि ये स्थायी क्या होता है। बॉडी जब वापस अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, हल्का सा विस्थापित करने के बाद में, और टॉर्क जीरो क्यों हुआ? सीधा सा दिख रहा है, बस सरेखीय बल याद करो। इसीलिए मैं ये लाइन बार बार लिख रहा हूँ। तुम्हारी हिंदी मीडियम वाली बुक में ही लिखा हुआ है, सरेखीय बल नहीं है, सरेखीय बल है। यहाँ पे देखो सरेखीय बल है, एक ही लाइन में बल लग रहे हैं, लेकिन बल बराबर होने चाहिए। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो फोर्स तो जीरो था ही, टॉर्क भी जीरो हो जाता है। ये समझाना था। बैठ गए अच्छे से। इसको समझना कि कौन फोर्स किधर मार रहा है, कौन नहीं मार रहा। 2-3 बार देखो कि धीरे धीरे तब पता चलेगा। वरना क्या है कि डायरेक्शन, हमें तो डाइपोल की पता, लेकिन डाइपोल को जब टेढ़ा मेढ़ा कर दो, द्विध्रुव को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दो, तो पता नहीं चलता कि अब डायरेक्शन किधर जा रही है या क्या उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये तुम्हारे अच्छे से बैठ गया होगा। अब अपन तीसरा कंडीशन कर लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री का। इसको साफ कर देता हूँ। अब देखो बेटी, वैन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? विद्युत क्षेत्र कौन सा है? ये समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें डाइपोल 90 डिग्री पर रखना है, तो 90 डिग्री पर रखेंगे कैसे सर? ये तो हमें आता ही नहीं रखना। ये ऐसे रखेंगे। ये माइनस क्यू ऐसे पड़ा था, देखो ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे घुमा दिया डाइपोल को, यानी ये प्लस कर दिया मैंने। ये प्लस क्यू है मेरा और ये मेरा माइनस क्यू है। बैठ गया। 90 पे पड़ा हुआ है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? टॉर्क का फॉर्मूला लिखो, पी साइन थीटा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 की, साइन की जो होती है वो 90 पे होती है 1। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? अच्छा, नेट फोर्स निकालते हैं। फोर्स नेट क्या होगा और फिर टॉर्क निकालते हैं। ये फोर्स किधर मारेगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर मारा, 90 डिग्री कहाँ बना, 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में 90 डिग्री का एंगल ये बन गया, बैठ गया थीटा 90 डिग्री। और थीटा किसके बीच का एंगल होता है, पी और ई के बीच का एंगल। पी कहाँ है, ये रहा, इसकी डायरेक्शन क्या डाइपोल की, इधर की तरफ है, सॉरी माइनस से प्लस की तरफ है, ये रहा माइनस से प्लस, और ये डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये हो गई। अब देखो ये बल किधर मार रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये किधर मारेगा, इस दिशा में, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी दिशा में लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स क्यों है, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन है, नहीं सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, लेकिन इक्वल फोर्स है, टू इक्वल फोर्स है, क्यू ई भी है क्यू भी है, तो ये तो हो गया जीरो। और क्या ये सेम लाइन ऑफ फोर्स है, नहीं है। क्या ये सरेखीय बल है, ये सरेखीय बल नहीं है, क्योंकि एक रेखा बल इधर जा रहा है, एक बल इधर जा रहा है, दोनों के बीच में गैप आ रहा है। सरेखीय बल ये होता है और ये होता है, एक बल इधर जा रहा है, एक बल इधर जा रहा है, ये सरेखीय बल। यहाँ पे टॉर्क कभी पैदा नहीं होता, बल युग्म नहीं बनता, लेकिन यहाँ बल युग्म बनेगा जब सरेखीय बल नहीं हो तब बनता है। तो यानी पी ई, ये टॉर्क क्या आ गया तुम्हारा, पी और ई लिख दो भाई, यहाँ ज़रूरत नहीं है इसमें कॉरस्पॉन्डेंट करने की। ये मैक्सिमम हो जाता है टॉर्क यहाँ पे 90 डिग्री पे, कितना आ जाता है, टॉर्क बराबर पी इंटू ई, समझ में आ गया। 90 डिग्री पे हमने वैल्यू डाल दी उसकी, 90 पे उसकी वैल्यू 1 होती है। ये पूरी तुम्हारी कंडीशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये समझना बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल वो होता है जो वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाता है, अनस्टेबल अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस नहीं लौटता, समझ में आ गया। लेकिन अब देखो इस खेल का मजा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, देखो इसने भी क्या किया, इसका देखो माइनस क्यू पहले इधर था और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था और डाइपोल उधर जा रहा था। जब माइनस क्यू इधर था तो डाइपोल उधर जा रहा था, ये हमें मालूम था, तभी 180 डिग्री का एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको क्या किया लास्ट में, देखो मैंने नया डायग्राम बनाया था तब, प्लस है, डाइपोल इधर जा रहा था, अब डाइपोल इधर जा रहा है, मूवमेंट जो है डाइपोल का, बलागुण जो द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इधर जा रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर चीज़ों को क्या करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और अपनी लाइन में रखने की कोशिश करता है। ये देखो ये घूम के तो इधर ही आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ा सा भी मैंने इसको घुमाया, डिस्प्लेस किया, विस्थापित किया, तो ये प्लस क्यू ही, ये माइनस क्यू, ये घूमना चालू करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, ये वापस घूम के वापस इधर आ गया, ये पड़ा कहीं और दिशा में था, डाइपोल उधर जाते, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन उधर थी। इसमें देखो अभी सीधा पड़ा, हल्का सा डिस्प्लेस कर देंगे, अगर हल्का सा डिस्प्लेस कर देंगे तो वापस ये इधर आने की कोशिश करेगा और ये माइनस इधर चला जाएगा, क्योंकि डाइपोल डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की उधर होती है। तो ये सबको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। बैठ गया होगा ये पॉइंट अच्छे से, क्योंकि लास्ट टॉपिक था चैप्टर का। मैं थक गया पढ़ते, चलो कोई ना, खत्म हो गया चैप्टर इसी के साथ। अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार देखोगे तब पता चलेगा, क्योंकि पता नहीं चलता कि डायरेक्शन किधर जा रही है। ये सर ने ये कौन सी डायरेक्शन बता दी, ये माइनस क्यू इधर कैसे जा रहा है, ये इधर कैसे जा रहा है, माइनस क्यू तो इधर जाने से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा ना माइनस क्यू। ये माइनस चार्ज है तो माइनस का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट लगता है। आशा करते समझ में आया होगा। और ये टॉर्क मैक्सिमम है, ध्यान रखना। और ये टॉर्क यहाँ पे इनको मिनिमम भी बोल सकते हो। यानी एक चीज़ तुम्हारे समझ में आ गई कि यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं हुआ, तो कंडीशंस क्या बनी, ढंग से रखना पड़ेगा। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फोर्स 0 डिग्री पे, फोर्स 180 डिग्री पे और फोर्स 90 डिग्री पे जीरो होगा, ये तय है, ये ध्यान रखना। नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स कहाँ से आया, एक प्लस क्यू इधर लगा रहा है, एक माइनस क्यू इधर लगा रहा है, इसमें भी लग रहा है, एक प्लस क्यू इधर, एक माइनस क्यू, फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, इसमें भी नेट फोर्स जीरो प्लस क्यू इधर। अब टॉर्क कब बनता है, टॉर्क तभी बनता है, ध्यान रखना, जब सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं हो, नहीं है। यहाँ पे सेम लाइन ऑफ एक्शन है इसलिए टॉर्क नहीं बना, यहाँ पे सेम लाइन ऑफ एक्शन है, सरेखीय बल है, दो सरेखीय बल है और यहाँ पे इसलिए टॉर्क नहीं बना, यहाँ पे सरेखीय बल नहीं इसलिए यहाँ पे टॉर्क बन गया। तो यहाँ पे देखो F0 लेकिन यहाँ पे भी F0, यहाँ पे टॉर्क जीरो, यहाँ पे भी टॉर्क जीरो, लेकिन यहाँ टॉर्क मैक्सिमम हो गया, कितना, P क्रॉस E। अब जब भी टॉर्क का आंसर आएगा, बलागुण का यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर, यहाँ से मत देख लेना, P से, ठीक है, सारी बता चुका हूँ मैं। चलिए बेटा अब खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो के साथ में। इस चैप्टर को ख़त्म करने में मज़ा बहुत आया हमको। चलो गुड।